ओके, सॉरी फॉर डिले। मैं बता रही थी अननोन मेडिकल सेक्टर के बारे में। पहले मैं बताती चलूँ तो ये हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिफरेंट पहले कोर्सेज करवा रहे थे, शॉर्ट कोर्सेज भी करवा रहे थे, लॉन्ग कोर्सेज भी करवा रहे हैं। बट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी मूव करने लगे हैं। आप में से जो लोग लाहौर से हैं, हमारी लाहौर टीम का मेंबर बनना चाहते हैं तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट उसके लिए कंपलसरी है कि ओनली एक्टिव मेंबर्स कॉन्टेक्ट मी। और इसके अलावा हम एक पेड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स को हायर करेंगे जिनको हम पे करेंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जो ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई कर सकती हैं, और जो आप में से इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। देन मैं उनके साथ सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी कि उसमें हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे। जो हमारा जो आज का कोर्स है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओपीडी कोर्स सीरीज 1, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टाइफाइड, मलेरिया, एक्नी, निमोनिया एंड डेंगू फीवर। एंड आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू ट्रीट ऑल दीज पेशेंट्स। आज जो हम कवर करेंगे वो है निमोनिया को। निमोनिया की बात की जाए तो हमारे पास जो है लंग पेरेन्काइमा के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। बट ये चीज डिपेंड करती है, जो मोस्टली होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया ही होता है। अब लंग पेरेन्काइमा क्या है? लंग पेरेन्काइमा क्या है? बेसिकली न्यूमरस जो है ना, हमारे पास जो एल्वुलाई है उनको हम पेरेन्काइमा कह रहे हैं। उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एल्वुलाई है जिसके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से। और क्या होता है, फ्लूइड भी बिल्डअप हो जाता है। और इन स्वीयर केसेस के अंदर क्या होता है, पस बिल्डअप हो जाती है। ये था निमोनिया के अंदर जिसकी प्रेजेंटेशन आ रही है। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशंस है, किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ ये है। कफिंग विच में प्रोड्यूस स्पूटम। अब हमारे पास कफिंग जो है नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है और प्रोडक्टिव भी हो सकती है। प्रोडक्टिव में क्या है, स्पूटम वो आता है, और 70% केसेस हम देखेंगे कि पेशेंट को जो है वो कफ के साथ स्पूटम आता है। और 30% केसेस में ड्राई कफ होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। सेकेंडली जो हमारे सिम्टम देखते हैं वो है हाई फीवर होता है, चिल्स होती हैं, पेशेंट को सर्दी लगती है। इसके अलावा चेस्ट पर प्रेशर और हैवीनेस फील होती है पेशेंट को। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एल्वुलाई के अंदर जहां पर हमारी गैसेस का एक्सचेंज होना है वहां पर फ्लूइड बिल्डअप हो गया है। गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी मसला आता है। चेस्ट पेन शार्प होती है जब पेशेंट डीप ब्रीथिंग करता है, इंस्पायरेशन करता है, एक्सहेलेशन करता है या कफिंग करता है तो उसको चेस्ट पेन होती है। अब हमारे पास चेस्ट पेन तो हार्ट के पेशेंट्स में भी होती है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये होता है कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पेशेंट को खांसी करते हुए या गहरा सांस लेते हुए चेस्ट पेन तो नहीं होती। अगर नहीं होती तो इट्स मीन कि ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट को हेडेक भी होता है। निमोनिया में लॉस ऑफ एपिटेट, भूख नहीं लगती। अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो उनको भी भूख नहीं लगती है। मसल एचिज होते हैं, माइल्जिया मसल पेन होती है। फटीग, 90% जो पेशेंट हैं वो फटीग फील करते हैं। और हमारे पास जीआईटी के भी डिसऑर्डर्स आते हैं, बट वो 20% पीपल में देखने के लिए, पेशेंट में देखने को आपको मिलेंगे। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, बट मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जीआई के डिसऑर्डर्स निमोनिया के अंदर जो है देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम पेडियाट्रिक्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो है टेकिपनिया। हाँ, जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इवन के 60 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगा। अब हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है, रेस्टिंग की बात करें वो तो 12 से 18 है, लेकिन जो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है वो है 18 से 22 ब्रेथ्स पर मिनट। ये हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं।
बट इसे ज्यादा होगा तो फिर हम हाइपर कंसीडर करेंगे। ये थी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इवन बच्चों के अंदर अगर हम नमूनिया की बात करें तो फीवर समटाइम्स नहीं होता, बस बस जो हमारे पास टेकिपनिया है ना वो मोस्ट कॉमन है, उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नमूनिया है। अब हमारे पास नमूनिया के क्लासिफिकेशन जो मेन है ना वो है दो, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और दूसरा हमारे पास आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। इसके अलावा हमारे पास एस्पिरेशन निमोनिया भी आता है और इसके अलावा वेंटिलेटर निमोनिया भी आता है, बट मोस्ट कॉमन जो है वो दो यही है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को जो है कम्युनिटी सेटिंग से जो है निमोनिया होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होता है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल उसने विजिट किया, जाने से पहले पेशेंट को कोई भी निमोनिया या फीवर वगैरह नहीं था, वो किसी और कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल जा रहा है, बट विद इन 48 आवर्स के अंदर पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाता है तो इट्स मीन कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है उसके कॉजेज जो बैक्टीरिया है वो सेपरेट है और कम्युनिटी एक्वायर्ड के जो है वो सेपरेट है। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है निमोनिया उसमें हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं। इसके अलावा स्टेप्टोकोकस निमोनिया आता है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा मेरी वॉइस बाकी सबको क्लियर आ रही है? काइंडली कंफर्म मी। ओके महानूर, आप अपना जो है इंटरनेट देखें कि आपकी तरफ से कोई इंटरनेट के प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं आ रही आवाज। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो है हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप्टोकोकस नमूनिया। अब हमारे पास माइकोप्लाज्मा और क्लैमीडिया की वजह से भी नमूनिया होता है, बट हम इन दोनों को एटिपिकल नमूनिया कहते हैं कि इनमें जो है ना ये स्वेयर नहीं होता। पेशेंट को जो है ना सिम्टम्स जो है नॉर्मल होते हैं और कुछ देर के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाता है और इतने ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती माइकोप्लाज्मा और क्लैमीडिया नमूनिया के अंदर। एच इन्फ्लुएंजा कोज नमोनिया इन सीओपीडी पेशेंट। एच इन्फ्लुएंजा जो है ना नमोनिया करता है सीओपीडी पेशेंट के अंदर जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। बट नॉर्मली देखा जाए जब स्टार्ट में सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं ना नमोनिया के, इन्फ्लुएंजा की तरह ही होते हैं। पेशेंट को फीवर होता है, कफ होती है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ डे और विद इन 2 डेज के अंदर अगर वो सीवियर हो जाए, फीवर पेशेंट का हाई हो जाए, कफ ज्यादा आए, तो वो हम निमोनिया कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था स्टेफिलोकोकस ओरिस और लेजेनिला। लेजेनिला जो है ना, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं ना जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उनको जो है मोस्टली लेजेनेला जो बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करता है। ये जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ओरिस है ना, ये हमारे पास पोस्ट वायरल, पहले वायरल पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका था, बट उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। स्टेफिलोकोकस ओरिस में बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को पहले ही वायरल इन्फेक्शन हुआ था, बट उसके बाद जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें इसे निमोनिया में कंसीडर करते हैं। और जो स्टेफिलोकोकस ओरिस है वो ये निमोनिया करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कोज कर रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, उसमें आता है सुडोमोनास, क्लेप्सिया,
ई कोलाई, MSSA, ये हमारे पास आ जाता है मेथिसेलिन ससेप्टेबल एस ओरिस। दूसरा है MRSA, जिसे हम मेथिसेलिन रेजिस्टेंट एस ओरिस कहते हैं। जो इनमें से हमारे पास कॉमन है वो है सूडोमोनास है। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा, हमने सबसे पहले उसके वाइटल्स लेने हैं। वाइटल्स लेने के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होना चाहिए वो यही है कि पेशेंट को हॉस्पिटल विजिट किया था किसी और प्रॉब्लम के साथ। अगर तो पेशेंट कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में आया था और विद इन 2 डेज के अंदर या 48 आवर्स के अंदर जो है फीवर हो गया, पेशेंट को कफ साथ आ रही है, तो हमारे माइंड में क्लिक कर सकता है कि पेशेंट को हो सकता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ हो। अगर तो हॉस्पिटल नहीं विजिट किया, कम्युनिटी की वजह से वॉकिंग निमोनिया हो सकता है, तो वो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की वजह से होगा। दोनों के अंदर ट्रीटमेंट जो है हमारा वेरी कर रहा है। सो आपने जो है ये क्वेश्चन लाजमी पूछना है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन, हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को निमोनिया ही है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ये हमारे पास इनिशियल टेस्ट होता है। अब आपको जो है निमोनिया के केस में हमेशा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, WBCs वहां पर आ जाते हैं। और लंग के रीजन पे हमारा इंफेक्शन है, WBCs वहां पर आएंगे और बैक्टीरिया के साथ मिल जाएंगे, तो उसे हम कंसोलिडेशन कह रही हैं। सो हमारे पास चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे लोबर निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया। लोबर निमोनिया में हमारे पास देखा जाए लंग के राइट साइड पर 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तो हमारा इन्फेक्शन जो है पेशेंट के सिर्फ एक लोब को इफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं लोबर निमोनिया, लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया में क्या होगा, सिर्फ एक लोब के अंदर आपको इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। अब ये चेस्ट एक्सरे को हम किस तरह से देख सकते हैं, ये आप देखें, ये नॉर्मल है बिल्कुल हमारे पास जो चेस्ट एक्सरे है। दूसरी पिक्चर में आप देखें तो हमारे पास जो है इनफिल्ट्रेट आप देख सकते हैं, ये तो हमारे पास हार्ट के रीजन का जो है ना शेडो आ रहा है। बट यहाँ पर आप देखें तो ये लोबार निमोनिया को शो कर रहा है कि यहाँ इस रीजन के अंदर जो है कंसोलिडेशन इनफिल्ट्रेट प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल निमोनिया, अब इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर क्या होता है, हमारी एल्वुलाई के बाहर जो है ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस रीजन पर जो है हमारा इंफेक्शन कोज होता है। इसमें आप देखेंगे कि इनफिल्ट्रेट जो है ना ऑल ओवर द लंग जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल निमोनिया को शो कर रहे हैं। लोबार निमोनिया, एंड इधर आप देख सकते हैं कि आपको इनफिल्ट्रेट जो है पूरे एक्सरे में नजर आ रही है कि ऑल रीजन को, लंग को इसने इफेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं निमोनिया के अंदर, स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर हम किस तरह से करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि डीप कफ करे और जो स्पूटम आता है उसको जो है हम फिर लैब में भेजते हैं और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। स्पूटम कल्चर से हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। बट आप नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस में देखें तो नॉर्मली ये टेस्ट नहीं करवाया जाता, चेस्ट एक्सरे फिर भी करवा लिया जाता है, स्पूटम कल्चर बहुत कम लोग करवाते होंगे। सीरम प्रोकैल्सिटोनिन लेवल चेक करते हैं। सीरम प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो है ना हमारा, अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना पेशेंट को तो ये इंक्रीज कर देगा, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो नहीं इंक्रीज करेगा। एबीजी टेस्ट, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, ये हम सीवियर केसेस में करवाते हैं। इवन जब हमारे पास पेशेंट जो है निमोनिया के साथ आता है तो पेशेंट को हमने ऑक्सीजन लेवल भी लाजमी चेक करना है, बिकॉज गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं हो रहा
ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोक्सिया भी हो सकता है। और जो एलएफटी टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, हमने लेजेंडेला के केस में करवाने हैं, ओल्ड पेशेंट में करवाने हैं, बिकॉज ये सिस्टेमिक इफेक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जो लेजेंडेला जो है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इवन मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूं जो मैंने पर्सनली देखा था। हमारे पास जो एक बच्चा आया था, उसको जो है सीवियर हाइपोक्सिया था। उसको फीवर था, ऑलमोस्ट 2 डेज़ से था, और उनकी मदर ने जो है बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया, घर में बस पैनाडोल जो था वो देती रहीं। और उसका बच्चे का जो है निमोनिया इतना सीवियर हो गया था कि जब वो हमारे पास आया था, उसकी बॉडी जो है फुल ब्लूइश थी और जो है फुल कोल्ड हुआ हुआ था, और हमें उस टाइम पता चल गया था कि विदिन 15 और 20 मिनट्स के अंदर जो है ना बच्चे की डेथ हो जाएगी। और जो है ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस चीज़ को हल्के में लिया कि बस ये नॉर्मल फ़ीवर है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट जब तक वो आया था, उसको इतना ज़्यादा सीवियर हाइपोक्सिया हो चुका था। जब भी आपने वाइटल्स लेने हैं पेशेंट के, तो आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करनी है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन किस ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर करते हैं? एनीवन नो अबाउट इट? बिल्कुल, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू जो है हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखना होता है। हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, वो होता है 95 टू 100, हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर तो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से कम चला गया, इवन 94 भी है, तो उसे हम हाइपोक्सिया कंसीडर करेंगे माइल्ड। उसके अंदर पेशेंट को केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर 100 से ज़्यादा का हो जाता है, तो हाइपर एक्ज़ीमिया हम उसे कहते हैं। ओके। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं ऐड करती चलूँ, जब भी फीवर होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा फीवर बढ़ता है, तो हमारी जो हार्ट रेट है 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ कर जाती है। इवन कुछ डॉक्टर्स जो हैं जस्ट हार्ट रेट को पल्स रेट को देखते हुए ही बता देते हैं कि पेशेंट का फीवर जो है वो इतना होगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बदले में हमारी 10 बीट्स पर मिनट जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है। अब आगे आप कुछ फीवर ऐसे देखेंगे कि जिसके अंदर फीवर तो हो रहा है, लेकिन पेशेंट का हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस टाइप का फीवर है। बट निमोनिया में आपने याद रखना है कि यही वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है कि हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है, क्यू सोफा क्राइटेरिया, कि जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो आउटडोर पेशेंट है, वो इन पेशेंट है, या फिर वो आईसीयू का पेशेंट है। उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्यू सोफा जो है हम इसे कहते हैं क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन ऑर्गन फेलियर मेथड, ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें देखनी है। रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 22, अगर तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 22 है, तो हमने 1 पॉइंट दे देना है पेशेंट को। ऑल्टर्ड मेंटल मेंटल स्टेटस है। मेंटल स्टेटस हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं? आपका नाम कहाँ है, क्या है? आप कहाँ रहते हैं? ये चीज़ें अगर पेशेंट अलर्ट होके बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे रहा है, तो देन 0 पॉइंट्स। अगर नहीं दे पा रहा, तो उसे हम 1 पॉइंट दे देंगे। अगर तो बीपी चेक किया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम है, तो हम उसको 1 पॉइंट दे देंगे। अब 3 में से 2 पॉइंट्स भी अगर पेशेंट के आ जाते हैं, तो इट्स मीन कि इस पेशेंट को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, इमरजेंसी का ये पेशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
कर्व 65 क्राइटेरिया, इसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है, जस्ट हम उसको मेडिसिन देकर घर भेज सकते हैं। सो इसके लिए हम यूज करते हैं कर्व 65 क्राइटेरिया को। कर्व जो है सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंफ्यूजन को। अगर पेशेंट का ऑल्टर मेंटल स्टेटस है, कंफ्यूज है, 1 पॉइंट दे देंगे। यू जो है, जिस तरह आप में से मोस्टली को पता होगा, जी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर पेशेंट को कंफ्यूजन है, मेंटल स्टेटस ऑल्टर है, तो उसको 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। जिस तरह जीसीएस स्केल हम मेजर करते हैं ना, इसी तरह हम निमोनिया के केस में ये 2 क्राइटेरिया लगाते हैं, जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप की केयर की जरूरत है। यूरिया लेवल अगर 7 से ज्यादा है तब 1 पॉइंट दे देंगे। आर रेस्पिरेटरी रेट 30 ब्रेथ्स पर मिनट से ज्यादा है या इक्वल टू है। बी जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 बीट्स 90 mm मर्करी से कम है, और डायस्टोलिक जो है 60 से कम है, तो तभी हम पेशेंट को 1 पॉइंट दे देंगे। और 65 जो है शो कर रहा है जो पेशेंट 65 ईयर ओल्ड है या इससे ज्यादा है। अगर तो इन स्कोर में से पेशेंट की 0 to 1 पॉइंट आ जाते हैं, तो इट्स मीन कि हमने उसको आउट पेशेंट ट्रीट करना है, जस्ट मेडिसिन देनी है और पेशेंट को हम घर भेज सकते हैं और फॉलो अप पे बुलाएंगे। दूसरा, अगर स्कोर 2 to 3 आता है, इट्स मीन कि इस पेशेंट को हमने वार्ड में शिफ्ट करना है और वो हॉस्पिटल में रहेगा और उसकी मेडिकेशन होगी। थर्ड जो हमारे पास आता है 3 पॉइंट से ज्यादा आ जाता है, तो इन पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको भेजा जाता है और उनकी जो है थोड़ी सी ज्यादा केयर की जाती है। समटाइम्स उनको वेंटिलेशन पर भी रखा जाता है बिकॉज रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। हमने पहले भी बात की, ये कौन से पेशेंट होंगे जिनमें हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाएगी, उनको हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। ये 2 क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट ओपीडी का है या वार्ड का है या आईसीयू का है। सो ये चीज जो है ना आपने याद रखनी है। मैम ये रिपीट कर देंगी आप प्लीज? काइंडली सब अपने माइक जो है म्यूट कर दें। नेक्स्ट जो है हम मेडिकेशन की तरफ चलते हैं कि हमने प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी हमारे ओपीडी के पेशेंट के निमोनिया के केस में। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, ये पिछला रिपीट कर दें प्लीज। सब अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि जो है किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो, इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब हमारे पास 2 चीजें आती हैं, हेल्दी पेशेंट विदाउट कॉम्बिडिटीज, रिस्क फैक्टर्स पेशेंट को नहीं है। हमारे पास एक पेशेंट ऐसा आया है जिसको कोई लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। पहले था वो हेल्दी था पेशेंट, निमोनिया के साथ हमारे पास पेशेंट आया है, तो हम उनको ये मेडिकेशंस देंगे। कैप्सूल एमोक्सिलिन जो है 500 मिलीग्राम देंगे टीडीएस में। टीडीएस जो शो कर रहा है 3 टाइम्स डेली देना है, दिन में 3 बार। बीडी जो है वो शो करेगा हमें 2 टाइम्स देनी है हमने मेडिकेशन। और ओडी शो करता है कि वंस डेली, दिन में 1 बार जो है हमने जो भी कैप्सूल होगा, टेबलेट होगी, वो देनी है। अब हमारे पास विदाउट रिस्क फैक्टर्स के साथ पेशेंट आया है, जो हमारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा निमोनिया का, वो हमारे पास है अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि और लिखा है मैंने, आप इनमें से कोई एक मेडिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप दे रहे हैं 100 मिलीग्राम का, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है और बीडी देना है, दिन में 2 बार देना है। इसके अलावा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ऑन फर्स्ट डे।
टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन अगर दे रहे हैं 500 मिलीग्राम देंगे पेशेंट को फर्स्ट डे पे, फर्स्ट डे पर देनी है। देन आप क्या कर सकते हैं कि सेकंड डे पर आपने 250 मिलीग्राम की एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है और वंस डेली 4 दिन तक लेनी है और एक बार लेनी है दिन में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट का चलेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। टेबल रिपीट कर दें। ओके, टेबल रिपीट कर देती हूँ मैं। ये जो हमारे पास क्यू सोफा क्राइटेरिया है, जिसे हम कहते हैं क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, इससे हम इमरजेंसी में जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तब ये हम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को इमीडिएट केयर की जरूरत है या नहीं है, उस केस में हम क्यू सोफा क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब 3 हमारे पास हमने चीजें नोट डाउन करनी होती हैं। रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का देखना है, अगर तो 22 से ज्यादा आ जाता है तो हमने 1 पॉइंट दे देना है। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पेशेंट से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी एज क्या, आपका नाम क्या, आप कहाँ पर रहते हैं, आप इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से हम उनका मेंटल स्टेटस देख सकते हैं। अगर तो पेशेंट कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो देन हम पेशेंट को 1 पॉइंट दे देंगे। सिस्टोलिक बीपी हमने चेक करना है, अगर तो वो 100 से कम आ रहा है तो देन 1 पॉइंट दे देंगे। अगर इनमें से मेंटल स्टेटस पेशेंट का 0 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो वो हम उसको 0 पॉइंट दे देंगे। अगर 2 स्कोर भी आ जाता है ना पेशेंट को, इट्स मीन कि ये पेशेंट को जो है ना केयर की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा हुआ है, बीपी कम है। अगर 2 पॉइंट्स भी आ जाते हैं तो इमीडिएट केयर पेशेंट को देनी है। अगर तो हम